हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके स्टडी स्पीड जीके। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाने जा रहा हूं, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रहने वाला है। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सेट वन है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। 30 में आप कितना नंबर गेन करते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो निम्न में समय का मात्रक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अधिवर्ष और ये जो चंद्रमास है ये दोनों समय का मात्रक होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, लेकिन इसके अलावा अधिवर्ष और ये चंद्रमास ये दोनों भी समय का मात्रक है। लेकिन हम ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। हम लोग एक चीज़ और जान ले, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। क्या होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। जब इसी को हम लोग चेंज कर दें किलोमीटर में तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी, ऑप्शन को देखते हैं, त्वरण दो गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दो गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, या भार दो गुना हो जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब वेग को दो गुना कर दिया जाता है तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है ये चार गुनी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, कैसे होता है ये देख लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये भी को कह रहा है दोगुना हो जाए तो हाफ यम, और इसकी जगह पे टू भी कर दिया जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। और ये जब होल स्क्वायर में टूट जाएगा तो ये चार बाहर निकल के आ जाएगा हाफ यम, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले से ही काइनेटिक एनर्जी है, यानी यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये चार गुना हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, न्यूटन के किस नियम पर बल की परिभाषा आती है? तो दोस्तों, कौन से नियम पे बल की परिभाषा आती है? ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा आती है न्यूटन की। और क्या होता है वो? एफ बराबर यम ए होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो गैलीलियो का नियम भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो कौन से तापमान पे होता है? हमें लगता है सभी दोस्तों को पता होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है जल का घनत्व अधिकतम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझ लें कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कैसे जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगर ये जो लाइन है ये अगर वॉल्यूम को यानी आयतन को दर्शाए, और ये जो लाइन है ये अगर ये टेम्परेचर को दर्शाए यानी तापमान को दर्शाए, तो हम लोग देखते हैं। और एक लाइन यहाँ पे जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम मान लें 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे कहीं हम मान लें 100 डिग्री सेल्सियस इधर कहीं है। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया, और यहाँ से एक इसका कुछ वॉल्यूम है। अगर इसको हम लोग कुछ टेम्परेचर देते हुए आगे इसको बढ़ाएं, और इसका देख रहे हैं आयतन, इसका आयतन कम होते जा रहा है। लेकिन जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुँचता है तब यहीं से ये बढ़ना फिर शुरू हो जाता है, ऐसे बढ़ने लगता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम हो जाता है, लेकिन इसी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन होता है ये कम हो जाता है। ये देख लीजिए, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये यहाँ से इतना तक ये एरिया देख लीजिए कितना कम हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो आयतन है वो सबसे कम हो जाएगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जल का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छः है, वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की अगर मात्रा को हम लोग बदल दिया जाए तो उसमें घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आयतन, भार और ये द्रव्यमान ये तीनों बदल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूर्य की ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, डायनेमो परिवर्तित करता है। जो डायनेमो है वो क्या परिवर्तित करता है, कैसे? अच्छा,
ये डायनेमो जो है इसको हम लोग जनित्र भी कहते हैं, या इसको जनरेटर भी कहा जाता है। अच्छा, ये क्या काम करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने वाला, यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाला, वो होता है मोटर। क्या होता है दोस्तों? मोटर होता है। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 9 है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घट जाता है। जब शुद्ध जल में हम लोग डिटर्जेंट डाल दिया जाता है तो वो उसका पृष्ठ पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, यानी 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब जो है ये किसके समतुल्य होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.1 बार के समतुल्य होता है ये। अच्छा, यहाँ पे जो बार आया है ये वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, जो वायुमंडलीय दाब है उसको बैरोमीटर से नापते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, जो एक बार होता है, एक बार वो किसके बराबर होता है? 10 टू पावर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये 10 है, 10 टू पावर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है एक बार। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु जो है वो क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये गैसों का मिश्रण होता है वायु। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध जो तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोडियम है। अच्छा, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 है और इसको Na से प्रदर्शित करते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है ये बताना है। चलिए, हम लोग थोड़ा इसको परमाणु संरचना के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये परमाणु का संरचना होता है, किसी भी परमाणु का संरचना होता है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये बीच वाला पार्ट, इसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो नाभिक में क्या होता है दोस्तों? ये नाभिक बीच वाला जो पार्ट है नाभिक है और इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो चलिए, हम लोग इसको देखते हैं परमाणु संरचना के हिसाब से। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं 20 वाला कौन सा तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 20 है। इसको हम लोग देखते हैं परमाणु संरचना के हिसाब से। जैसे कोई अगर परमाणु है, उसका बीच वाला, अभी हमने बताया था कि बीच वाला जो पार्ट होता है उसको नाभिक कहते हैं और इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसका जो ये सेल स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का होता है। तो नीचे से के, यल, यम और यन इसका सेल होता है, यानी कोष होता है। तो के सेल में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यम वाले में जो ये यम तीसरा वाला है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो चलिए, आगे देखते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। क्या कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 20 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे? अभी हमने बताया के, यल, यम और यन सेल होते हैं। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन और यम में 16 इलेक्ट्रॉन और यन में 32 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो हमें 20 इलेक्ट्रॉन भरना है। चलिए, तो के में हम कितना भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि अगर 16 लेंगे तो ये 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिया। इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, देखते हैं कितना हो गया। 8 8 16 2 18 हो गया, बचा कितना? 2 बच गया, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 8 8 2। यानी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लवण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोटास एलम। अच्छा, पोटास एलम को हम लोग फिटकरी भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं। और इसका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये होता है इसका पोटास एलम का केमिकल फार्मूला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो रेडियो कार्बन काल है, ये जीवाश्म की आयु का निर्धारण आकलन करने के लिए किया जाता है, यानी जीवाश्म। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? इसमें पूछा है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप्स कौन कौन होता है? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। ये जो है तीनों जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, लेकिन ये जो रेडियम है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है। अच्छा, रेडियम जो है इसका संकेत है Ra और परमाणु क्रमांक इसका होता है 88, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको त्यागने की जो प्रवृत्ति है उसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक अवकरण दिया है। अवकरण जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वो अवकरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो अवकरण, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो कौन सा तत्व है जो सूर्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का निर्धारण करने वाला वैज्ञानिक था सॉरेनसन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पीएच है, पीएच का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और उसको पीएच से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल पी और कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। अच्छा, कभी कभी यहाँ से एक चीज पूछता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछेगा तो अरस्तु हो जाएगा, या जंतु विज्ञान या जूलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो अरस्तु ही हैं। अरस्तु सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तपेदिक। ये जो तीनों हैं ये वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दही जमाने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सार्स क्या है? SARS, सार्स। सार्स क्या है दोस्तों? सार्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विषाणु जनित रोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये उत्पन्न होता है कवक से, यानी फंगस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फंगस से यानी कवक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पपीते में पीले रंग का कारण है? तो जो पपीता है इसमें पीले रंग कौन से कारण, कौन से रीजन के द्वारा होता है? केरिका जैंथीन नामक वर्डक इसमें पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरिका जैंथीन। अच्छा, यहाँ पे और देख लेते हैं। ये जो लाइकोपीन है ये टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में पाए जाने वाले जो वर्डक है वो लाइकोपीन है। कैरोटीन जो है ये गाजर में पाया जाता है, गाजर में पाया जाने वाला है कैरोटीन। चलिए ऑप्शन नंबर 28 है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो क्रिकेट का जो बल्ला है उसको बनाने के लिए कौन सा लकड़ी यूज किया जाता है? सेंट्रस देवदार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेंट्रस देवदार। क्वेश्चन नंबर 29 है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जो बौना पौधा है वो कौन सा पादप हार्मोन्स है जिसकी वजह से लंबा हो सकता है?
तो कौन सा है दोस्तों? जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिब्रेलिन से वो है जिसकी वजह से ये पौधा जो है वो लंबा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑक्सिन, ऑक्सिन से क्या होता है दोस्तों? ये वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है ऑक्सिन। और ये जो साइटोकाइनिन दिया हुआ है, साइटोकाइनिन क्या होता है? कोशिका विभाजन और विकास में मददगार है ये। क्या? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और विकास में मददगार है। चलिए ऑप्शन नंबर 30 को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाने वाला लाइसोसोम है, यानी ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने। डुबे ने डी डुबे ने इसकी खोज किया था। अच्छा, यहाँ पे राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। अच्छा, इसको ये जो बना होता है ये आरएनए से प्लस प्रोटीन से बना होता है। क्या? आरएनए प्लस प्रोटीन से ये बना होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।